तो नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया है हमारे पहले वीडियो को, हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था जिसमें हमारी टीम ने इंट्रोडक्शन दिया है अपना कि कौन क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा, और उसमें आपको सारी बातें बताई हैं हम लोगों ने कि हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का। तो बड़ा आप लोगों ने उसमें प्यार दिया है दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप लोग उसी तरीके से प्रेम देंगे अपना। तो दोस्तों, चालू करते हैं हम लोग नया क्लास। और दोस्तों, इस क्लास के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि अभी आने वाली जो वैकेंसी हैं, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूपीपी वैकेंसी आने वाली जो है, यूपीपी की वैकेंसी और एसआई की वैकेंसी, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई की वैकेंसी जो है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि रीजनिंग तो एक ही होती है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए आपको कहूँगा कि यूपीपी और एसआई का जो सिलेबस है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, तर्कशास्त्र। अभी जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या होता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें चालाकी से पढ़ना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, बात करते हैं हम लोग कि हमको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग में तो दोस्तों इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में सबसे पहले होता है वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और फिर लॉजिकल रीजनिंग। अब हमको देखना है कि हमको वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, नॉन वर्बल में क्या पढ़ना है, लॉजिकल में। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। तो वर्बल रीजनिंग को हम लोग भाषिक बोलते हैं, भाषिक तर्कशास्त्र। और नॉन वर्बल जो होता है, भाषिक का मतलब इसमें भाषा लिखी हुई होगी, हमको पढ़ना होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारी चीजें लिखा हुआ तो इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन होंगे चित्र वाले। कहते हैं कि चित्रों वाले क्वेश्चन आते हैं कि किसमें कौन सी आकृति मिलेगी, क्या होगा, या इसको आभासिक भी बोलते हैं, आभासिक भी बोलते हैं। तीसरा जो होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, लॉजिकल, या इसको एनालिटिकल भी बोलते हैं। लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, इसको तार्किक भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है मेंटल एबिलिटी के। और आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टोटल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 25 से 30% इसमें पूछे जाते हैं, 20 से 25% इसके पूछे जाते हैं, और 45 से 50% भाषिक के पूछे जाते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट हमको ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि 45 से 50% क्वेश्चन होते हैं, इसमें 20 से 25% होते हैं, और इसमें 25 से 30% तक क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वर्बल क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज वर्बल। वर्बल का मतलब भाषा वाले क्वेश्चन, भाषा वाले सवाल जिनमें भाषा दी हुई होगी। कोई भी मतलब एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हमको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो उसको वर्बल बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है व्हाट इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल ये होता है, ठीक है, चित्र वाले, जिसमें चित्रों वाले सवाल आएंगे, तो हम ये पढ़ेंगे। तीसरा होता है लॉजिकल, जिसमें बुद्धिमत्ता का परीक्षण या कथन वाले की, यदि ऐसा इतने लोग इतने हैं तो इतने में से इतने, ये कितने लोग होंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो बोले जाते हैं बुद्धिमत्ता परीक्षण वाले क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। ये मैंने आपको बता दिया कि कितने तरीके की रीजनिंग होती है। और दोस्तों, बीच में मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले वीडियो को आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, उसी तरीके से इस बार वीडियो को भी मेरी मेहनत सफल करना आप लोग। और प्लीज वीडियो देखते समय आप लोग शेयर जरूर करवाइए। देखिए नीचे शेयर बटन एक होगा, उस पर जाकर के आप अपने यार दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करवा दीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करवा दीजिए, फेसबुक पेज पर शेयर करवा दीजिए, ताकि ये वीडियो भी खूब वायरल हो और चले। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वर्बल जो रीजनिंग है उसमें हमारा सिलेबस क्या क्या है, वर्बल में क्या क्या पूछा जाता है। वर्बल रीजनिंग जो होती है उसमें पूछा जाता है, जो पहला टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस डेट को ये दिन था तो इस डेट को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से। या
कोई एक डेट दे दी गई, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हालांकि ये सबको पता है कि शुक्रवार था, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे ये बताया जाता है। फिर क्लॉक दे दिया जाता है, इसमें क्लॉक में पूछा जाता है कि कौन सी घड़ी की सुई क्या एंगल बनाएगी। फिर ब्लड रिलेशनशिप दे दिया जाता है कि उनकी दादी के मामा की मौसी की चाची ये क्या लगे, इस तरीके से। फिर वेन डायग्राम होता है, एक वेन डायग्राम जो मैं आपको बताऊंगा, वेन डायग्राम पढ़ाया जाएगा। फिर गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। असमानताएं पढ़ाई जाएंगी, क्या किसमें क्या असमानता होती है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला को इसमें पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने पर होता है, या अन्य भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो बताए जाएंगे। फिर शब्दों पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे वो बताए जाएंगे। फिर कोडिंग और डिकोडिंग बताई जाएगी दोस्तों। और फिर श्रृंखला सीरीज बताई जाएगी, श्रृंखला में कौन कहाँ पर है क्या है ये। और फिर 11वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है, दिशा और दूरी के क्वेश्चन होंगे। दिशा, कौन सी दिशा में क्या हो, कोई व्यक्ति यहाँ से चला तो वहाँ पहुँचा, वहाँ से चला वहाँ पहुँचा, तो अब वो कौन सी दिशा में है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं दोस्तों। तो ये सारा, हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ है। देखिए अभी 12 नंबर पर क्रम परीक्षण, और इसी में दोस्तों बैठने का क्रम पूछा जाता है, अलग से सवाल। और इसके बाद में वर्गीकरण पूछा जाता है, वर्गीकरण क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और सदृशता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वर्बल रीजनिंग का कंटेंट होता है। वर्बल रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों नॉन वर्बल में क्या क्या पूछा जाता है। जो नॉन वर्बल होता है इसमें हमको पहले देखना पड़ता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग इसमें पूछी जाती है। फिगर काउंटिंग क्या होती है वो मैं आपको अगले चैप्टरों में बताता चलूंगा। पहले वर्बल हम पढ़ेंगे, फिर नॉन वर्बल में फिगर काउंटिंग बताऊंगा। फिर इसमें होता है दर्पण की प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज। फिर उसके बाद में होता है जल पे बनने वाला प्रतिबिंब, यानी कि जो जल में प्रतिबिंब बनता है वो। फिर पेपर को मोड़ना, पेपर को काटना, फिर आकृतियों की श्रृंखला, और फिर आकृतियों को पूर्ण करना। ये क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल में। अभी हमारी 2 तरीके की रीजनिंग का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एक कौन सा वर्बल और दूसरा कौन सा बताया, नॉन वर्बल। अब कौन सा बचा है, लॉजिकल। तो लॉजिकल नेक्स्ट पेज पर हम लोग बताते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए लॉजिकल में हम लोग जो पढ़ते हैं, जिसको लॉजिकल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, या हम लोग इसी को बोलते हैं दोस्तों मेंटल एबिलिटी। दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को देखते हुए अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, वो कॉपी और पेन लेकर के बैठे। मैंने इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं। तो प्लीज आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे और नोट्स बनाते चलें, और बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे आपके। मेरा वादा है दोस्तों, आपको कहीं ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे ये। तो फिर लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, न्याय वाले वाक्य पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कथन और पूर्वानुमान पढ़ाया जाएगा। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, जब हम पढ़ाएंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे खूब अच्छे तरीके से, लेकिन अभी आप समझ लीजिए केवल, क्योंकि हम सिलेबस पर बात कर रहे हैं। फिर इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कथन और तर्क, और फिर दोस्तों इसमें पढ़ाया जाएगा कथन और निष्कर्ष। फिर इसमें पढ़ाया जाएगा कथन एवं कार्यवाही, और नेक्स्ट कथन एवं कारण, और फिर निर्णय लेने की क्षमता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, निर्णय लेने की क्षमता, ये पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी जो आपकी सिलेबस में जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग में, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी भी इसमें बहुत कुछ छूटा हुआ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो मेन चीजें जो बताना था वो बता दी हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं क्लास चालू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे का क्लास चालू करता हूँ, और प्लीज आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठें, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते रहें, और कॉपी पेन लेकर के अपने नोट्स जरूर बनाते चलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं कैलेंडर। जैसा कि मैंने वर्बल रीजनिंग में पहले बताया कि पहला टॉपिक क्या है, नोट्स में नोट्स बनाते चले। पहला टॉपिक क्या है, कैलेंडर। तो हम कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जब हम कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं पूछता हूं कि कैलेंडर का हिंदी नाम क्या होता है, तो अक्सर बच्चे बताते हैं कि पंचांग बोला जाता है, लेकिन नहीं, कैलेंडर का हिंदी नाम पंचांग नहीं होता है, तिथि गणना सारणी होता है। कैलेंडर का हिंदी नाम तिथि गणना सारणी होता है, क्योंकि पंचांग जो है ये संस्कृत का वर्ड है और ये हिंदी का जो है नाम है, ठीक है। तो पंचांग जो है संस्कृत का एक वर्ड होता है, इसको हम लोग पंचांग कहते हैं। हालांकि सही है, बहुत हद तक हमारे यहाँ भारत में पंचांग ही बोला जाता था कैलेंडर को, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये संस्कृत का नाम है।
तो आगे हम लोग चलते हैं। अब जब बात पंचांग की हो ही गई है तो पंचांग के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी भी कर लेते हैं। पंचांग किसे कहते हैं और पंचांग कहाँ से चला। दोस्तों पंचांग जो है आपने सुना होगा, कई भारत में कई राजा ऐसे हुए हैं जो बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। सम्राट अशोक हुए हैं, महाराज विक्रमादित्य हुए हैं, और भी कई राजा हुए हैं। तो हर राजा ने अपने समय पर, जिन्होंने भी बहुत बहुत लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने अपने समय पर एक पंचांग का निर्माण करवाया, यानी कि कैलेंडर का निर्माण करवाया और अपने हिसाब से तिथियों को उन्होंने सेट करवाया। तो आपने सुना भी होगा, किसी ने अपने समय पर सिक्के चलवाए, किसी ने अपने समय पर कुछ चलवाया, किसी ने अपने समय पर किताबें लिखवाई। तो इसी तरीके से जितने भी जो बड़े राजा हुए, महान राजा हुए हैं, जो लंबे समय तक जिन्होंने राज किया है, एक छत्र राज किया है, उन सभी राजाओं ने लगभग कैलेंडर यहाँ पर बनवाए थे। उसको पंचांग कहा जाता था। लेकिन दो पंचांग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो अभी तक चलते रहे, जो हमको पढ़ने हैं, वो कौन से हैं? जो दो पंचांग मान्यता प्राप्त पंचांग हुए हैं भारत में, वो हुए हैं विक्रम संवत पंचांग और दूसरा जो हुआ है वो शक संवत पंचांग। पहला कौन सा? विक्रम संवत पंचांग और दूसरा शक संवत पंचांग। तो दोस्तों ये विक्रम संवत पंचांग जो है वो 57 BC में बनवाया गया। 57 BC। BC क्या होता है और AC क्या होता है मैं आपको आगे पेज पर बताऊंगा। आप समझिए पहले इसको। 57 BC में, और ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा, जो कि उज्जैन के राजा थे और जो बड़े प्रतापी राजा थे, उनके द्वारा। इनका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि राजा विक्रमादित्य ने किस वंश को परास्त किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शकों को, शक राजा जो थे, शकों को परास्त किया था। ठीक है, शकों का संपूर्ण साम्राज्य इन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, इनको परास्त किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इनके बारे में ये जानकारी थी। अब दूसरा जो पंचांग बना है हमारे यहाँ, वो शक संवत पंचांग। पहला कौन सा है? विक्रम संवत, और दूसरा कौन सा है? शक संवत। शक संवत पंचांग ये 78 AC में चला। AC मतलब ईसवी सन, ईसवी सन। तो ये AC और BC क्या होता है वो अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये किसने बनाया था? ये कनिष्क राजा ने बनवाया था, कनिष्क राजा ने। और ये कुषाण वंश के राजा थे, ये कुषाण वंश के राजा थे, इन्होंने बनवाया था। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पंचांग किसे कहते हैं, तो इस दूसरे वाले को राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं, पहले वाले को नहीं कहते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं, जो कि शक संवत होता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा जा चुका है उसमें, UPP में। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए प्लीज आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये AC और BC क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों आपने बहुत सी जगह पर लिखा हुआ देखा होगा कि जब कोई 78, 75, 58 तो इसमें लिखा होता है BC या ईसा पूर्व, ये लिखा होता है। ठीक है, और कहीं पर लिखा होता है 76 ईसवी सन। आखिर ये क्या है? ईसवी सन, AC, BC, यहाँ पर AC लिखा होता है, आखिर ये कहते किसको हैं? तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक, मान लीजिए ये हम लोगों ने एक लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर बीचों बीच में एक ये हम लोगों ने लाइन लगा दी है, और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो ईसा मसीह जी थे, ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह जी जो थे, यानी कि जीसस क्राइस्ट जो थे, उनका जन्म हुआ। तो उनका जन्म जो हुआ था वो डेट जो है वो मानी गई है 1-1-1, यानी कि पहली तारीख, पहला महीना और सन 1, ये डेट मान ली गई कि हाँ इस दिन पर से, और इसी दिन से जो है अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत कर दी गई। तो आप हमको एक बात बताइए सब लोग, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बना दिया है। ये मान लीजिए 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, और इधर भी वही कर दिया 100, 200, 300 और 400। तो दोस्तों ईसा मसीह के पहले अगर कुछ हुआ है, ईसा मसीह के जन्म के पहले अगर कुछ हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले कुछ हुआ है तो उसको हम बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट कह सकते हैं ना, यानी कि BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और अगर इनके जन्म के बाद में कोई काम हुआ है, इनका जन्म हो चुका है और उसके बाद में कोई काम होता है, तो हम लोग आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट बोल सकते हैं, यानी कि AC, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, A और C। इसको एक नाम और भी दिया गया, AD लिख देते हैं कहीं कहीं पर, तो उसका नाम होता है एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी, AD का मतलब होता है, AD का मतलब भी वही होता है, AC जो होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आपके उम्मीद करता हूं कि ये AC और BC का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि AC किसको बोलते हैं, BC क्यों बोला जाता है इसको। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखिए, अब यहाँ पर अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ARO में पूछा गया है, इतना बड़ी परीक्षा होती है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचांग के आधार पर प्रथम माह कौन सा होता है, यानी कि पहला महीना कौन सा होता है, तो इसको बोलते हैं चैत्र। और किसमें पूछा गया, ARO में, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि हिंदी कैलेंडर जो हमारा संस्कृत का कैलेंडर या हिंदी महीनों के जो नाम है, उसमें साल का पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र, जिसको गांव देहात की भाषा में चैत भी कहते हैं, चैत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब हम आते हैं यहाँ पर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करते हैं। अब हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर की बात करते हैं। तो अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है, अंग्रेजी कैलेंडर का जो वास्तविक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहा जाता है, देखिए, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि अंग्रेजी कैलेंडर का जो वास्तविक नाम होता है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। और उसके बाद में अंग्रेजी कैलेंडर का निर्माण किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो एक रोमन पादरी थे। ये पादरी कौन होते हैं, पादरी लोग जो होते हैं वो प्रीस्ट बोले जाते हैं, PRIST, प्रीस्ट बोले जाते हैं, जो कि प्रीस्ट मीन्स पुजारी होते हैं, जो चर्च में पूजा करते हैं, फादर लोग, उनको पादरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक रोमन पादरी थे, उनका नाम था पॉप ग्रेगरी। तो इन्हीं के नाम पर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में यानी कि कैलेंडर का निर्माण किसने किया, एक रोमन पादरी थे, ध्यान रखिएगा, रोमन पादरी पॉप ग्रेगरी। अब इसके बाद में इसकी शुरुआत कब से हुई, ये क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई। तो अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत जो हुई है वो 1 जनवरी यानी कि पहली तारीख, पहला महीना 1 जनवरी सन 1 से, 1 जनवरी सन 1। तो हम इसको अगर डिजिट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 और 1, जो कि मैं पिछले पेज पर आपको AC और BC के कॉन्सेप्ट में बता भी चुका हूं कि 111 को जो है ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ठीक है, तो उसी दिन से ये डेट की शुरुआत हुई, 111। तो दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर का पहला अच्छा दिन कौन सा होता है, सब लोग जानते हैं कि पहला दिन कौन सा होता है, मंडे होता है। हम लोग सोमवार से ही तो अपना सप्ताह चालू करते हैं, तो पहला दिन मंडे होता है दोस्तों। तो इसकी जानकारी आप लोगों को कैलेंडर के बारे में होना ही चाहिए दोस्तों। इतनी जानकारी मैंने आपको कैलेंडर की दी है। तो आज के क्लास में दोस्तों इतना ही रखता हूँ। अगला क्लास फिर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं करूँगा, पहला क्लास है, आप लोग भी बोर ना हो, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लास लंबा चलता चला जाएगा। और प्लीज़ एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार दिखाइए। इसमें आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोग देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो केवल देखिए मत, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा और एक बेल आइकन बनी होगी, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपका दोस्त महेंद्र। आप लोग कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा।